Good morning, students. So, today our topic is management of hospital and organization of hospitals. So, the first one is the management of hospital. What is management? As the term indicate, management means manage करना. ठीक है. तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी हॉस्पिटल को मैनेज करता है वो जो है वो उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट होता है. ठीक है. तो वो मैनेज कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. प्लान करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, वहाँ पर स्टाफ को अपॉइंट करेगा और कंट्रोल करेगा. सो दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज अ मैनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी मैनेजमेंट का? टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ सप्लाई सो डैट देयर विल बी एडिक्वेट स्टॉक आइटम्स एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट. कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना, ठीक है, कि वहाँ पर जो है किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सप्लाई है वो एडिक्वेट रहे, यानी पर्याप्त मात्रा में रहे. कभी भी ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई जो है वो चीज़ नहीं है, कोई चीज़ स्टॉक में नहीं है. ठीक है. तो ऐसा सिस्टम डेवलप करना, ऐसा सिस्टम ऑफ सप्लाईज को डेवलप करना ताकि वहाँ पर हर आइटम एडिक्वेट क्वांटिटी में जो है वो स्टॉक में रहे. To ensure that resources available are used more effectively and purchasement of drug at most economical price. कि जो वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, मतलब वहाँ पर सपोज किसी हॉस्पिटल में कोई भी मशीनें हैं या कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वहाँ पर उनका यूज़ हो इफेक्टिवली. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर जो है वो ऐसे ही पड़े रहें, उनका कोई यूज़ नहीं है. तो कोई भी मशीन है, इक्विपमेंट है, उन रिसोर्सेज हैं जो भी हैं, ठीक है, उनका वहाँ पर जो अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में वहाँ पर उनका इफेक्टिव यूज़ हो. तीसरा है परचेजमेंट ऑफ ड्रग्स एट द मोस्ट इकोनॉमिक प्राइस. कि जो हमारी दवाइयाँ होंगी, ड्रग्स होंगी, उनको परचेज करेगा इकोनॉमिकल प्राइस पे. ठीक है. ऐसा नहीं है कि वो जो है वो महंगी दवाइयाँ ले लेगा तो वो मतलब और चीप भी नहीं लेगा, मतलब जो मोस्ट इकोनॉमिक प्राइस होगा वो वहाँ पर उनको खरीदेगा. ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी मैनेजमेंट का. फर्स्ट वन है सप्लाई को मेंटेन करना कि कोई किसी चीज़ की कमी ना हो. दूसरा कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको जो है इफेक्टिवली यूज़ करना. और तीसरा जो ड्रग्स हैं उनको परचेज करना एट द इकोनॉमिकल प्राइस. ठीक है. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट इज प्रोसीजर कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करता है मैनेजमेंट. ठीक है. तो कैसे करता है? सबसे पहले तो वो एस्टिमेट लगाता है कि किसी हॉस्पिटल में कितनी क्वांटिटी चाहिए किसी आइटम की और उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहले वो एस्टिमेट लगाएगा कि कितनी क्वांटिटी चाहिए और किस क्वालिटी में चाहिए वो उसको, कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में चाहिए, मीडियम क्वालिटी में चाहिए या लो क्वालिटी में चाहिए कोई आइटम. ठीक है. तो उसका एस्टिमेशन लगाएगा. दूसरा, टू प्रिक्योर द आइटम्स ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइजेज. प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना. ठीक है. तो वो परचेज करेगा उन आइटम्स को, ठीक है, जो ठीक क्वालिटी की हैं, उन आइटम्स को परचेज करेगा वेरियस सोर्सेज से एट द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस. फिर परचेज कर ली, पहले एस्टिमेट लगाया, फिर परचेज कर ली, और फिर क्या करेगा? टू स्टोर द रिसीव्ड आइटम्स प्रॉपरली सो एज टू प्रिवेंट डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. फिर उनको क्या करेगा? स्टोर करेगा. जो रिसीव्ड आइटम्स हैं, जो आइटम्स खरीद लिए हैं, उनको स्टोर करेगा प्रॉपरली सो एज टू प्रिवेंट डिटीरियोरेशन ड्यूरिंग स्टोरेज. कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई आइटम खरीद ली और वो पड़ी पड़ी खराब हो गई, डिटीरियोरेट हो गई. ठीक है. तो उनको अच्छे से स्टोर करना है ताकि वो अपनी जो है वो अच्छी कंडीशन में रहें. फिर दो तरह के हमारे स्टोर मैनेजमेंट होते हैं, दो तरह के हमारा मैनेजमेंट होता है. एक होता है स्टोर मैनेजमेंट और दूसरा होता है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज स्टोर मैनेजमेंट. स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है? जो स्टोर करता है सारे मटेरियल को स्टोर करेगा, वो हमारा स्टोर मैनेजमेंट होगा. तो वो क्या करेगा? इंश्योर करेगा कि जो हमारा मटेरियल है वो एक्यूरेट हो, प्रिजर्व हो और वो सेफ हो. ठीक है. एक्यूरेसी, प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी ऑफ मटेरियल. ठीक है. एट ऑल द स्टेजेस ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, मतलब एट ऑल द स्टेजेस मतलब कि जब तक वो आइटम्स रहेगी तब तक वो एक्यूरेट रहे, प्रिजर्व रहे और सेफ रहे. वो काम होता है स्टोर मैनेजमेंट का. तो दूसरा है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट. इन्वेंट्री होता है कि जो किसी सामान की सूची बनाना, वो हो गया इन्वेंट्री. ठीक है. या फिर इन्वेंट करना, कोई नया आविष्कार करना. ठीक है. तो नया आविष्कार यहाँ पर तो इसका मीनिंग नहीं है, यहाँ पर है कि कोई सूची बनाना. ठीक है. इन्वेंट्री मतलब जो हमारा सामान वगैरह आया है उसको भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं. ठीक है. तो इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड.
ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट क्या करेगा कि हमारा कम करेगा इन्वेस्टमेंट को उन आइटम्स में जहाँ जो आइटम्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उन आइटम्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट को कम करेगा। दूसरा वेस्टेज को कम करेगा, पहले इन्वेस्टमेंट ही कम करेगा हमारा, तो दूसरा वेस्टेज को कम करेगा, ताकि और टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम अवॉइडिंग आउट ऑफ स्टॉक सिचुएशन, ठीक है, कि वो टाइम को वेस्ट करने से बचाएगा, उसको मिनिमाइज करेगा, और ऐसा ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आइटम्स हमारा आउट ऑफ स्टॉक जाए, ठीक है। टाइमली उसको परचेज करना और जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करना। तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए? 4 टेक्निक्स हैं, ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस, EOQ मेथड और लीड टाइम। फर्स्ट वन है ABC एनालिसिस, ABC एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें कैटेगरी होती हैं। ABC क्या है? हमारी कोई भी आइटम्स हो सकती है। A आइटम जो एक कैटेगरी है उसमें A कैटेगरी हमने लगा ली, उसमें कौन कौन सी आइटम्स है वो डिपेंड करेगा हॉस्पिटल के ऊपर, ठीक है। फिर B के अंदर कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं, ऐसी C के अंदर। तो जो A के अंदर जो आइटम्स होंगी, A कैटेगरी की आइटम्स होंगी, उनकी परसेंटेज मतलब वो होंगी तो ये 10 to 15% ही, मतलब कम होंगी वो, पर उनका जो कॉस्ट होगा ना वो ज़्यादा होगा, 7 to 80% एनुअल एक्सपेंडिचर, मतलब वो क्वांटिटी में कम होंगी, ठीक है, नंबर में कम होगी, बट उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा। जैसे महंगी मशीनें होगी या महंगी वाली दवाइयाँ होगी, ठीक है, वो होती तो क्वांटिटी में कम है बट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, 80% एक्सपेंडिचर होगा उनका, ठीक है। उसके बाद आएंगी B कैटेगरी की आइटम्स। B कैटेगरी की आइटम्स होंगी कितनी क्वांटिटी में होंगी? 20 to 25%, ठीक है, उनका क्वांटिटी होगा 20 to 25%, बट उनका एक्सपेंडिचर कितना होगा? वो भी 15 to 20%, मतलब इक्वल होता है, जितनी आइटम्स हैं लगभग उतना ही एक्सपेंडिचर है। और C कैटेगरी की आइटम्स होती हैं थोड़ी चीप, ठीक है, ये क्वांटिटी में तो ज़्यादा होती हैं, जैसे 70% है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी इनकी, बट इनकी जो वैल्यू है वो है कितनी? 5 to 15%। तो मतलब C कैटेगरी में होगी चीप आइटम्स। A में कैसी होगी? महंगी वाली, B में मॉडरेट और C में चीप आइटम्स होगी। सो इट इज़ कैरिड आउट फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हमारा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, कि इसमें जो है डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाइटल फ्यू। वाइटल मतलब इसेंशियल, ठीक है, वाइटल फ्यू, वाइटल है पर वो फ्यू क्वांटिटी में है। ट्राइवियल मैनी, ट्राइवियल होता है तुच्छ, मतलब एवं बेकार सा, तो ट्राइवियल वो कितनी क्वांटिटी में होती है? ज़्यादा क्वांटिटी में, मैनी। हैंस हायर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन वाइटल फ्यू विच इफेक्ट द अल्टीमेट रिजल्ट। और जो हमारा हायर अटेंशन होता है वो हम कहाँ पर फोकस करते हैं? वाइटल फ्यू के ऊपर, ठीक है, कि मतलब क्योंकि वही अफेक्ट करता है हमारा जो है कितनी इन्वेंट्री है, कितना हमारा जो है कॉस्ट कितनी लगेगी, डैट विल डिपेंड अपॉन द वाइटल फ्यू। सो दूसरा मेथड है वेद एनालिसिस, VED एनालिसिस। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ अ हॉस्पिटल। ये किसके लिए ज़रूरी है? फंक्शनिंग के लिए और एफिशिएंसी के लिए किसी भी हॉस्पिटल की। तो इसमें फर्स्ट V मतलब वाइटल ड्रग्स, E मतलब इसेंशियल ड्रग्स और D मतलब डिजायरेबल ड्रग्स। वाइटल ड्रग्स, ठीक है, विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन फॉर ए सिंगल डे, कि वाइटल ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, वाइटल मतलब ज़रूरी, ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं जिनके बिना एक भी दिन जो है वो काम नहीं चलेगा हॉस्पिटल का, विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन फॉर अ सिंगल डे। इसेंशियल ड्रग विच इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसेंशियल मतलब जो नॉर्मली हमारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गई, है ना, दर्द की हो गई, ये एनाल्जेसिक्स वगैरह, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स, तो ये सब विच इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। डिजायरेबल ड्रग्स विच विल नॉट इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल, मतलब ये डिजायरेबल है, अपनी मर्जी है, तो मतलब ये इनका जो है वो फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वाइटल का इफेक्ट पड़ेगा, दे कैन नॉट बी टॉलरेटेड इवन फॉर अ सिंगल डे। इसेंशियल ड्रग विच इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विस और डिजायरेबल विच विल नॉट इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल। थर्ड मेथड है EOQ, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें 3 हैं, एक है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन मतलब परचेज करना कुछ, है ना, एक्वायर करना, तो विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्लेसिंग द कोटेशन एंड इनवाइटिंग ऑर्डर्स। सबसे पहले हम जो है वो जो कॉस्ट है उसको कैसे कम करेंगे, एक्विजिशन कॉस्ट को, परचेजिंग की कॉस्ट को, कि हम प्लेस करेंगे कोटेशंस और टेंडर्स। इनमें क्या होता है कि हम अपना अमाउंट रख देते हैं कि हाँ हमें इतनी रेंज में, इतनी लिमिट में, अमाउंट में
हमें ये आइटम चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो वो दे सकता है वो वहाँ पर जो है वो अपना टेंडर जो है वो डाल देते हैं। तो एक्विजिशन कॉस्ट को हम कैसे कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, बाय प्लेसिंग द कोटेशंस एंड इनवाइटिंग टेंडर्स। दूसरा है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर को प्लेस करने के लिए जो कॉस्ट आ गई वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे ऑर्डर करेंगे हम, पोस्टेज, स्टैंप वगैरह लगती है, या टेलीफोन करेंगे उसका खर्चा, ठीक है। फिर है कैरिंग कॉस्ट। कैरी करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको कैरिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो है कॉस्ट ऑफ रैक्स, रैक्स में अगर हम किसी आइटम को लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ रैक्स, रेंट ऑफ स्टोर, स्टोर में लगाएंगे तो वहाँ का रेंट। तो इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला EOQ 2A × O डिवाइडेड बाई C। A तो आ गया एनुअल रिक्वायरमेंट, O ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिर आपका लीड टाइम। लीड टाइम इज अ टाइम बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ड्रग टू द डिपार्टमेंट, कि हमने जब ऑर्डर प्लेस किया और जो उसके बाद वो कितने दिनों बाद या कितने टाइम बाद है वो डिपार्टमेंट में ड्रग आई है, उसके बीच का जो टाइम है वो है लीड टाइम। तो लॉन्गर द लीड टाइम लार्जर इज सेफ्टी स्टॉक रिजल्टिंग इन एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज। तो हमारा जो है, अगर हमारा ये लीड टाइम है ज़्यादा हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का खर्चा है इन्वेंट्री में वो ज़्यादा हो जाएगा। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू डिक्रीज द लीड टाइम फॉर इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, अगर हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है, परचेजिंग को कंट्रोल करना है, जो कॉस्ट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर जो है उसको, जो हमारा लीड टाइम है उसको कम करना पड़ेगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल्स। किस किस टाइप की सर्विसेज हमें मिलती हैं किसी भी हॉस्पिटल्स में। फर्स्ट है क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज मतलब जो ठीक करने के लिए जो सर्विसेज होती हैं, जैसे किसी भी हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आईज का अलग, ENT, आईज नोज थ्रोट अलग हो गया, ऑर्थो अलग हो गया जहाँ पे हड्डियों का होता है, गायनेकोलॉजिस्ट अलग हो गया, जेरिएट्रिक्स अलग हो गया, पेडियाट्रिक्स अलग हो गया, ठीक है। तो इंक्लूड द मेडिसिन डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजिक डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी जो आईज से रिलेटेड है, जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है, जो साइकेट्रिक पेशेंट से रिलेटेड है, नर्वस डिसीजेज से रिलेटेड है, TB डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिपार्टमेंट विच आर रिलेटेड टू क्लिनिकल सर्विसेज। नेक्स्ट है सपोर्टिव सर्विसेज, जो सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड सर्विस, जहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलते हैं पेशेंट्स के। उसके बाद पैथोलॉजी सर्विसेज, जो टेस्टिंग लैब्स होगी थोड़ी सी वहाँ पर। फिर मेडिकल सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्लड बैंक, एनेस्थीसिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। डाइटरी सर्विस, जहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी मिलती है। विदाउट दी सर्विसेज क्लिनिकल डिपार्टमेंट वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। मतलब सपोर्टिव सर्विसेज के बिना क्लिनिकल डिपार्टमेंट भी काम नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई ऑर्थो का पेशेंट है तो उनको एक्सरे कराना पड़ेगा, तो एक्सरे कहाँ होगा? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, है ना। तो इन जैसे ब्लड चाहिए तो ब्लड कहाँ मिलेगा? ब्लड बैंक में, ठीक है। एनेस्थीसिया कहाँ होगा? एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में, ठीक है। रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर सपोर्टिव सर्विसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज में, डाइटरी सर्विसेज में न्यूट्रिशन का पता चलेगा। तो क्लिनिकल सर्विसेज के लिए सपोर्टिव सर्विसेज ज़रूरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी का अलग से दिया है कि इन पैथोलॉजी सर्विसेज हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज ए मेडिकल पर्सन विद स्पेशल ट्रेनिंग इन पैथोलॉजी। जैसे LT होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, वहाँ पर क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री की अलग होगी, माइक्रो की अलग होगी, क्लिनिकल की अलग होगी, हेमाटोलॉजी जहाँ पे ब्लड टेस्ट होंगे वहाँ अलग होगी, सेरोलॉजी अलग होती है। और रेडियोलॉजी में मेनली जो है वो डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेज, और जहाँ पे जैसे एक्सरे हो गया डेट कम्स अंडर द रेडियोलॉजी, और MRI, वो सारे जो है वो वाला डिपार्टमेंट अलग होगा, वो रेडियोलॉजी के अंडर आएगा। पैथोलॉजी के अंदर सारी हमारी टेस्टिंग लैब्स आएंगी, क्लिनिकल लेबोरेटरीज आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज क्लिनिकल सर्विसेज, सेकंड इज सपोर्टिव सर्विसेज, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। जैसे क्रेडिट है, परचेजिंग है, स्टोर है, टेलीफोनिक सर्विसेज है, हाउस कीपिंग है, लॉन्ड्री है, लाइनन है, लॉन्ड्री कपड़े वगैरह, लाइनन ये बेडशीट्स वगैरह जहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी आएंगी। हाउस कीपिंग जो होती हैं साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है। और टेलीफोन सर्विसेज दे कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एम्बुलेटरी सर्विसेज, एम्बुलेटरी मतलब जो घूमने वाली सर्विसेज, मतलब जैसे एम्बुलेंस ही होगी, या जैसे कहीं आउट पेशेंट क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, या इमरजेंसी सर्विसेज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एसोसिएट डायरेक्टर। तो दीज आर द एम्बुलेटरी सर्विस।